नमस्कार। आज हम चंद्रयान 3 और यहाँ लिखे हैं मून, दोनों नाम लिखने का मतलब ये है कि आज हम जो है चंद्रयान 3 के साथ साथ चंद्रमा का भी अध्ययन करेंगे। ठीक, आप देख ही रहे हैं कि 23 अगस्त के बाद से आप बराबर चंद्रमा और चंद्रयान 3 के बारे में सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं। तो अधिकतर सूचनाएं चंद्रयान 3 के बारे में आ रही, तो आज हम चंद्रमा के बारे में भी विशेष अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया चंद्रयान 3 जो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतर गया। चंद्रमा की सतह का मतलब चंद्रमा के दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल यहाँ पे है और दूसरा जो साउथ पोल यहाँ पे है। नॉर्थ पोल की तरफ जो है लगभग 59% भाग दृश्यमान है। दृश्यमान मतलब वो दिखाई देता है, प्रकाशमान है। और लगभग 41% भाग हमने यहाँ पे दिखा रखा है, वो भाग अदृश्य है। हमने ये ग्रीन कलर से दिखा दिया है, ये जो है अदृश्य भाग है, यहाँ पे अंधेरा छाया रहता है। ठीक, हमारा जो चंद्रयान उतरा है वो 41% वाले भाग पे ही, यानी कि साउथ पोल पर उतरा है। ठीक, अब समस्या ये है कि अंधेरे में काम करना आसान है कि उजाले में। ठीक, तो स्वाभाविक है उजाले में। अब समस्या चंद्रयान 3 को लेकर के ये है कि जिस भाग में उतरा वहाँ पर अंधेरा है। अंधेरे का मतलब क्या है, यहाँ पे काम करने में कठिनाई है। दूसरी बात यह है कि साउथ पोल यहाँ जो है शीत यानी ठंडा मौसम बना रहता है। ठीक है, तो आइए आप देखते हैं ये प्रज्ञान रोवर क्या करेगा। प्रज्ञान जो रोवर है वो करेगा क्या, यानी चंद्रयान 3 का मुख्य लक्ष्य क्या है। मुख्य लक्ष्य ये है चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं की खोज करना। चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं की खोज करना। संभावनाओं को खोज करना मतलब क्या है, जीवन कहाँ होगा, यहाँ पे जल, खनिज, वायुमंडल ये सब रहेगा। तो जो रोवर करेगा क्या, वो जो दृश्य भेजेगा वहां पर वाटर, ऑक्सीजन, वायुमंडल, मिनरल्स की खोज करेगा। इस खोज करने का मतलब है कि 1/6 यानी पृथ्वी का 1/6 ग्रेविटी पर वहां काम करना पड़ेगा, वहां पर जीवन की संभावनाओं को खोजना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने बात की वायुमंडल की। वायुमंडल मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य रूप से वहां खोज करना है इसकी। अगर ये मिल जाए, वाटर मिल जाए और आपका वायुमंडल में गैस मिल जाए। ठीक है ना। अब मिनरल्स, अब बात आती है मिनरल्स की, तो हम देखते हैं पूरी चंद्रमा की जो संरचना है उसमें 58% यानी 58% जो ऑक्सीजन है। इसकी जो सतह है 58% भाग पर ऑक्सीजन, लगभग 20% भाग पर सिलिकॉन है। माने जो पृथ्वी की संरचना में तत्व शामिल है वही तत्व लगभग वहाँ भी शामिल है। इसके अलावा 58-20 आपका 78 हो गया। और 22% में आपकी जो है एल्यूमिनियम, कैल्शियम, फेरिक लोहा, मैग्नीशियम और टाइटेनियम है। ठीक है ना। बात हो गई खनिजों की। अब हम विस्तृत रूप से चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की जो सतह वो समतलीकरण नहीं, समतलीकृत नहीं है। उस पर जो जगह है बड़े बड़े भूखंड बने हुए हैं, बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, उन गड्ढों में अंधकार भी छाया है। ठीक है, ऐसे में प्रज्ञान रोवर जो है वो काम करने में काफी कठिनाई महसूस कर रहा है, स्वाभाविक है। अब बात करें चंद्रमा की सतह की। चंद्रमा की सतह पर जो है बड़े बड़े भूखंड हैं, बड़े बड़े भूखंड हैं। ये जो है इस तरह के बड़े बड़े भूखंड हैं, लगभग 14 बड़े भूखंड हैं जिनको हम सागर कहते हैं, सी। चंद्रमा की सतह पर सागर मतलब आप ये मत समझिए कि यहाँ पे सागर समुद्र जो है। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर जो सागर है, बड़े बड़े भूखंड हैं, उनको सागर कहा जाता है। अब सबसे बड़े सागर में जो है आपका मेयर इम्ब्रियम, सबसे बड़ा सागर क्या है, मेयर इम्ब्रियम सागर, जिसको कि फुहार का सागर भी बोला जाता है। इसी तरीके से एक सागर और भी है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी यानी कि शांति का सागर। परीक्षा में आज पूछा जाएगा शांति का सागर कहाँ है, फुहार सागर, मेयर इम्ब्रियम। तो पूछा क्या परीक्षा में, आपसे कभी पूछा भी जाता है कि शांति का सागर कहाँ है, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो शांति का सागर जो है चंद्रमा पर है। ठीक है, उसको सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहते हैं। अब आगे देखिए, अब हमने बता दिया आपको चंद्रमा की सतह जो है समतलीकृत नहीं है, वहाँ पे क्या है, बड़े बड़े क्रेटर भी हैं। सबसे बड़े क्रेटरों में आपका जो है क्लेवियस क्रेटर है। क्लेवियस क्रेटर काफी बड़ा जो है क्लेवियस क्रेटर। ठीक है, ये तो चंद्रमा की सतह की बात हो गई। अब चंद्रमा की गतियों की बात भी हम करेंगे। चंद्रमा की गतियों की बात भी करेंगे, क्योंकि आप देखते हैं, आप पढ़े भी हैं कि पृथ्वी, इसका चक्कर कौन लगा रहा है,
चंद्रमा और पृथ्वी किसका चक्कर लगा रहा है? सूर्य का। आप ये देख सकते हैं सूर्य, इसका चक्कर जो है अर्थ, पृथ्वी, फिर इसका जो चक्कर है आपका मून लगा है इस तरह से। तो इस तरह से आकृति हमने बना दिया। यहाँ पे देखिए सन, अर्थ, मून, आप देखिए एक सीधी रेखा में दिख रहे हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी कि मून जिस समय सीधी रेखा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो सीधी रेखा नहीं बनेगी, सीधी रेखा में तीनों नहीं आ पाएंगे। तो जब सीधी रेखा में आएंगे तीनों, तो ऐसी स्थिति दो प्रकार से बनती है, ऐसी स्थिति दो प्रकार से बनती है। सन तो इधर हमेशा रहेगा ही, अर्थ आपका बीच में है, मून किनारे है। कभी कभी ऐसा आएगा कि मून जो है पृथ्वी के चक्कर लगाते लगाते यहाँ भी आ जाएगा बीच में, अर्थ यहाँ। एक बार मून किनारे है, एक बार मून बीच में आ गया। तो ऐसी स्थिति जो है दो प्रकार से बनती है, हम उसको समझाएंगे। ऐसी स्थिति को जब एक सीधी रेखा में तीनों हो जाएंगे उसको बोलते हैं सीजीगी। क्या बोलते हैं? सीजीगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने बना दिया है, सन का चक्कर लगाते लगाते जो है अर्थ यहाँ पे है, और अर्थ का चक्कर लगाते हैं मून जो है बीच में आ गया है। तीनों एक रेखा में, सीधी रेखा में हो गए हैं। ठीक, ऐसी स्थिति को, सीजीगी की ऐसी स्थिति को हम युति बोलते हैं। युति यानी कंजंक्शन। कंजंक्शन माने आप जानते हैं सामूहिक रूप से, कंजंक्शन बोलते हैं जब तीनों सीधी रेखा में रहे। अब सीधी रेखा में यहाँ भी है सन, अर्थ और मून, यहाँ भी तो तीनों सीधी रेखा में है नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति को हम वियुति बोलते हैं। तो सबसे पहले युति को हम समझ लेते हैं। युति माने कंजंक्शन को समझते हैं। कंजंक्शन यानी कि एक तरफ सन, फिर मून, फिर अर्थ। यहाँ पे ऐसी स्थिति कब होती है? ऐसी स्थिति जब सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो अर्थ पर सीधे नहीं पड़ता है, चंद्रमा पे आके पड़ने लगता है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। और ऐसी स्थिति की जो पहली अवस्था है वो कंजंक्शन। और ये घटना कब होती है? अमावस्या को, अमावस्या को। उसमें होता क्या? न्यू मून। चंद्रमा की स्थिति क्या होती है? न्यू मून की तरह होती है। उसमें दो घटनाएं घटती हैं। पहला क्या है? युति, कंजंक्शन, अमावस्या, न्यू मून की स्थिति में दो प्रकार की घटनाएं घटती हैं। पहली घटना जो है बृहद ज्वार की आती है, दूसरी घटना जो है आपकी सूर्य ग्रहण की होती है। दूसरी घटना सूर्य ग्रहण की होती है। अब वियुति के बारे में देखते हैं। अपोजिशन। अपोजिशन से आप समझ लें विरोधाभास। अर्थ की एक तरफ सन है, दूसरी तरफ मून, विरोधाभास की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति जो पूर्णमासी होती है, ऐसी स्थिति कब होती है? पूर्णमासी को। पूर्णमासी यानी उसको बोलते हैं फुल मून। ये परीक्षा में आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। न्यू मून और फुल मून। न्यू मून अमावस्या को, फुल मून जो है पूर्णमासी को। इसको हार्वेस्ट मून भी कहते हैं। प्री में आ चुका है क्वेश्चन, याद करिए। फुल मून, हार्वेस्ट मून, पूर्णमासी को। ऐसी स्थिति में होता है कि चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण मतलब क्या है? सूर्य का प्रकाश जो है, यहाँ देखिए, मून पड़ना पड़कर अर्थ सीधे पड़ना छाया हो जाता है, तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स, और इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अमावस्या, यहाँ पे पूर्णमासी। अब इन स्थितियों को समझ लेते हैं। अमावस्या की स्थिति को हमने एक तरफ दिखा दिया, दूसरी तरफ हमने दिखाया पूर्णमासी को। अमावस्या से पूर्णमासी की तरफ हम चलते हैं समयांतर के बाद, तो आप देखते हैं कि यहाँ से देखिए हमने हरे कलर में आपको दिखा दिया है चंद्रमा की स्थितियों को। यहाँ पे कम है, बढ़ रहा है धीरे धीरे, फिर आधा हो गया, 3/4 लगभग। यहाँ पे फुल मून, यहाँ देखिए फुल मून पूर्णमासी है ना, आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने दिखाया फुल मून पूर्णमासी, फुल मून हो गया ना, ठीक। यहाँ पे यहाँ अब चंद्रमा के बढ़ते हुए आकार को पूर्णमासी तक हम जाते हैं तो इसको बोलते हैं वैक्सिंग मून। चंद्रमा के बढ़ते हुए आकार को हम वैक्सिंग मून बोलते हैं। यह घटनाएं होती है शुक्ल पक्ष में। अब देखिए यहाँ से जब हम इधर से इधर चलते हैं, चंद्रमा के घटते हुए आकार को हम क्या बोलते हैं? वेनिंग मून। वेनिंग मून एक घटना जो होती है वो कृष्ण पक्ष में होती है, कृष्ण पक्ष में होती है। अब हम चंद्रयान 3 के साथ साथ चंद्रमा की गतिविधियों की भी जानकारी ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो है लगभग 3,84,365 किलोमीटर है। इसका व्यास जो है आपका 3,476 किलोमीटर है चंद्रमा का, ठीक है। चंद्रमा यहाँ देखिए, यह अर्थ है, मून है। मून जो है अर्थ का तो चक्कर लगा ही रहा है, ये अपना खुद का भी चक्कर लगाता है। जब पृथ्वी की चक्कर लगाता है तो इसको परिक्रमण काल बोलते हैं, परिक्रमा करती है चंद्र पृथ्वी की।
और जब वो अपनी धुरी पर घूमती है चंद्रमा को इस तरह से घूमते घूमते इस तरह से घूमती है, उसको हम परिभ्रमण काल कहते हैं। तो चंद्रमा जो है लगभग, चंद्रमा का परिक्रमण काल जो है यानी कि जो पृथ्वी के चक्कर लगाने का है, जो अपना खुद चक्कर लगाने, लगभग दोनों सेम ही है। ठीक है, तो लगभग दोनों परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल की अवधि जो है लगभग 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट और 11 सेकंड के बराबर होती है। ठीक, अब चंद्रमा के ताप के बारे में क्या देखते हैं। वहाँ पे जीवन क्यों कठिन है? जीवन कठिन इसलिए है कि वहाँ पे ताप में असमानता काफी अधिक है, ताप प्रवणता अधिक है। ठीक, अब तो हमने यहाँ लिख दिया तापांतर अधिक। रात में चंद्रमा पे रात में जो ताप होता है, रात में -243 डिग्री सी, -243 डिग्री सी, और दिन में जो टेम्परेचर होता है 2 से 14 डिग्री सी, बीच में 0 अगर आप कर देंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा अंतर हो जा रहा है। ठीक, और सूर्योदय के समय जो है वो भी टेम्परेचर माइनस होता है, -58 डिग्री सी। ठीक है, -58 डिग्री सी, यानी कि जो दिन और रात के टेम्परेचर में काफ़ी असमानता होती है चंद्रमा पे। ठीक, रात में माइनस और दिन में काफ़ी अधिक 2 से 14 डिग्री सी। ठीक है, अब आप ये समझ सकते हैं यहाँ से। और एक चीज और है, कभी परीक्षा में भी पूछा जाता है, जीवाश्म ग्रह किसको बोलते हैं? जीवाश्म ग्रह, तो इसको बोलते हैं चंद्रमा को। परीक्षा में आ चुका है प्रश्न, याद करिए, जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को बोलते हैं। ठीक, अब चंद्रमा के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? सेलिनोलॉजी। क्या है? सेलिनोलॉजी बोलते हैं। ठीक, सेलिनोलॉजी का बहुत ज़्यादा पूछा गया परीक्षा में, सेलिनोलॉजी याद कर लीजिए, चंद्र विज्ञान को बोलते हैं सेलिनोलॉजी। और आपका जो है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पे है? चंद्रमा पे है। क्लेविस क्रेटर कहाँ पे है? चंद्रमा पे है। फुहार का सागर कहाँ पे है? चंद्रमा पे है। ठीक, जीवाश्म ग्रह किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। इस तरह से आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।